हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12th। द चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज डिफरेंट केसेस ऑफ YDSE। YDSE मींस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिनमें बहुत सारी बातें मैंने कवर की हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, और कुछ इसके स्पेशल केसेस भी मैंने कर दिए थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई लिक्विड भर दिया था स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, तब मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट आएगा और जो पोजीशन है फ्रिंजेस की उन पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है भाई। फिर हमने ग्लास स्लैब रखी थी किसी भी एक स्लिट के बिफोर और देखा था जो अपना फ्रिंज पैटर्न है उसमें कितनी शिफ्टिंग आती है, यानी पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस है वो क्या होता है। तो वहां पर हमने पाया था पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं उस स्लिट की तरफ जिस स्लिट के रास्ते में आप ग्लास स्लैब रख देते हो। तो लास्ट का वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखें पहले। तो जो बचे हुए केसेस हैं उनको मैं आज कवर करने वाला हूं। चलिए भाई देखते हैं क्या आएगा इसमें। ठीक है, जो आपकी लाइट की रेज है वो सेंट्रल लाइन के पैरेलल जब ना हो तो किस तरह से करना है। मतलब आपके पास ये 2 स्लिट्स तो हैं ही, it is S1 and it is S2, this is screen, क्लियर है। ये आपकी सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन के पैरेलल जब लाइट की रेज यहां से आती है तो इधर पाथ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ इस तरफ हम पाथ डिफरेंस को मेजर करते थे और इजीली आंसर निकाल लेते थे। अभी क्या है, आपका जो लाइट की रेज है वो मान लीजिए कुछ इस तरह से है। जो रेड कलर की है लाइट की रेज है इस तरह से आई, एक दूसरे के तो पैरेलल है पर ये सेंट्रल लाइन के पैरेलल नहीं है, और यहां आने के बाद ये आकर मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर आकर ये मिल जाती है इस तरह से। अब इस वाले केस में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे YDSE पैटर्न को, ये भी हमें समझना है। तो सिंपल YDSE हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिक्विड भर के हमने पढ़ लिया, किसी एक ग्लास स्लैब के सामने हमने किसी एक स्लिट के सामने हमने ग्लास स्लैब लगा के देख ली, और जो सोर्स था अपना उसे सेंट्रल लाइन के जस्ट अबव करके देख लिया। ठीक है, लाइन अगर पैरेलल आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एंगल पर आएंगी तो क्या होगा ये भाई आपको समझना है यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए जो एंगल बन रहा है आपका ये अल्फा बन रहा है। यहां जो एंगल है इट इज थीटा। ठीक है, थीटा बन गया। ये जो डिस्टेंस है आपकी कैपिटल D है, और स्लिट्स दोनों जो है उनके बीच जो डिस्टेंस है वो हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी, वो आपको स्मॉल d लेनी होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है S1 S2 जो है वो स्मॉल d है, स्मॉल d। यहां पे लिख नहीं रहा हूं मैं, जगह थोड़ी कम है। चलिए भाई, ये थीटा बनता है तो अप्रोक्सीमेटली ये भी थीटा आता है। शर्त यहां पर हर बार लागू होती है, d जो है आपका मच ग्रेटर देन स्मॉल d है, बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल d से कैपिटल D। कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ स्लिट्स, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। ये जो रेज आती है ये सेंट्रल लाइन से अल्फा का एंगल बनाते हुए आ रही है। ये और ये तीनों पैरेलल है, अगर ये अल्फा बनाएगी यहां से तो ये भी क्या बना रही है, अल्फा ही बना रही है। तो जैसे हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, आप यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरह से।
ये एक और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम पाएंगे जो एंगल यहां पर है अप्रोक्सीमेटली वही एंगल यहां पर आएगा अल्फा। सेम रीजन से जैसे यहां पर थीटा होता है तो हमें पता है कि जे और ये परपेंडिकुलर्स हैं, ये और ये लाइन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर्स है। दो लाइंस के बीच अगर थीटा बनेगा तो उनके परपेंडिकुलर्स भी थीटा बनाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही इस लाइन और इस लाइन के बीच अल्फा एंगल है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर था। दोनों लाइंस अगर अल्फा बनाएंगी तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स भी आपस में क्या बनाएंगे, अल्फा। If the angle between two lines is alpha, then the angle between their perpendiculars will be also alpha। तो अल्फा हो गया अपने पास इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं नेट पाथ डिफरेंस क्या है। देखिए एक तो पाथ डिफरेंस यहां पर आपको नाम लिखने पड़ेंगे, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपना जो पाथ डिफरेंस है इधर से तो इसके पहले तो इक्वल हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसके पहले जो है वो इक्वल पाथ है, एग्जैक्टली सेम। यहां से इतना पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा है, अगर ये सीधी आती ऐसे आती इधर से और ये भी सीधी आती तो कोई पाथ डिफरेंस इधर नहीं होता, बस इधर पाथ डिफरेंस होता, वो भी सिर्फ इतना अप्रोक्सीमेटली। तो जो पाथ डिफरेंस है ऑप्टिकल वो आपका S2n प्लस S2m है लगभग दोनों रेस के बीच, यहां से यहां तक। तो इसके बाद दोनों इक्वल ऑप्टिकल पाथ कवर करती हैं, ये इधर डिफरेंस है और इस तरफ देखिए तो इतना डिफरेंस है इन दोनों रेस के बीच पाथ का। और यहाँ पर हमने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिया नहीं है, सीधे जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वही आपका ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, वो आप देख लो ध्यान से। इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं Y। जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी भाई, Y। तो जैसा हम जानते हैं पहले भी हमने पढ़ा था कि जो S2m है ये अप्रोक्सीमेटली S2p माइनस S1p के बराबर है और ये आपका आता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के इक्वल। ये तो आपका फिक्स्ड है हर बार, इधर वाले में कोई चेंज हम करते नहीं। ये जो डिस्टेंस आती है S2m ये लगभग आती है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रूव किया था, वहां से आप इसे देख लो, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रूफ। अब इसके बाद अगर हम S2n देखें सिमिलरली, तो अगर S2n को देखें तो S2n के लिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है इधर, ये स्मॉल d, ये S1, ये S2 और ये n। तो S2n 90 डिग्री यहां पर एंगल है, ये हो गया हाइपोटेनस, यहां पर हो गया आपके पास ये। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन का रिलेशन साइन अल्फा, तो इधर हो जाएगा आपके पास d इंटू साइन अल्फा फ्रॉम दिस ट्राइंगल। S2n आ गया। नाउ ऑप्टिकल पाथ अगर देखा जाए इन दोनों रेस के बीच का, तो ऊपर वाली और नीचे वाली रे में कितना ऑप्टिकल पाथ है, डिफरेंस जो है वो इधर तो इतना है और इधर इतना है लगभग। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं, तो वो लगभग S2n, इसके पहले बराबर बराबर पाथ है, तो S2n प्लस S2m ये है पाथ डिफरेंस। भाई S2p माइनस S1p लगभग इसके बराबर है, तो इधर से ये पाथ डिफरेंस है। और जो रेस आ रही है अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके पहले का जो पाथ है वो तो इक्वल हो जाएगा S2n, इधर से पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो S2n की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, d इंटू साइन अल्फा प्लस S2 हम पहले जानते हो y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D हो गया आपके पास डेल्टा x। तो ये जनरल रिलेशन है और इस जनरल रिलेशन से आप बहुत ही इजीली पता कर सकते हो पॉइंट P पर क्या चीज बन रही है। अगर पॉइंट P पर आपकी मैक्सिमा है तो आपको डेल्टा x के प्लेस पे n लैम्डा पुट करना है, अगर यहाँ पर मिनिमा है तो n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम आगे कर सकते हैं फॉर मैक्सिमा डेल्टा x n लैम्डा के बराबर होता है, हेंस n लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा d इंटू साइन अल्फा प्लस y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D।
ठीक है। आपको अल्फा एंगल दिया होगा, अल्फा दिया होगा, स्मॉल डी दिया होगा, कैपिटल डी दिया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा थर्ड मैक्सिमा की जो पोजीशन है वाई वो बता दीजिए, तो आपको वाई यहां से निकालना है, बहुत इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह से अगर यही काम हम मिनिमा के लिए करते हैं तो मिनिमा के लिए किस तरह से जाएगा जरा आप वो भी देख लो। मिनिमा के लिए जो n डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस होता है वो होता है n माइनस वन अपॉन टू इंटू लैम्डा। इस केस में आपके पास आ जाएगा n माइनस वन अपॉन टू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। यहां से आप पोजीशन निकाल सकते हो किसी भी मिनिमा की, किसी भी मिनिमा की। तो अगर मिनिमा है कोई सी भी, तो यहाँ पर आप वैसे फर्स्ट मिनिमा बोलेगा तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है 0 1 2 एंड सो ऑन होती है। यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है 1 2 3 इस तरह से होती है। तो आपसे अगर बोलता है क्वेश्चन में सेकंड मिनिमा बताना है तो n की प्लेस पे 2 पुट करना है, y आपका निकल आएगा। स्मॉल डी, कैपिटल डी, अल्फा ऑल आर गिवन इन द क्वेश्चन, आल्सो लैम्डा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ से आप बहुत इजीली, मतलब सेकंड मैक्सिमा की बात करेगा तो आप इजीली n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। फर्स्ट मैक्सिमा 1 पुट कर दीजिए, सेंट्रल मैक्सिमा n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसी में, तो आपका y इजीली निकल आएगा। भाई क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका व्हेन रेज आर नॉट पैरेलल टू सेंट्रल लाइन। तो अगर रेज आपकी सेंट्रल लाइन के पैरेलल नहीं है तो भी आप इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलिए, और जो बाकी थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। चलिए, तो अब हम ये वाईडे से सारे केसेस मैंने आपको बता दिए, जो भी स्पेशल केसेस पॉसिबल थे, सभी प्रकार के केसेस को मैंने आपको कवर कर दिया। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं छोटे मोटे। तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ये मान लीजिए आपके पास दो स्लिट्स हैं, इट इज S1 एंड दिस वन इज S2। क्लियर है भाई? तो भाई कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है आपको कुछ इस प्रकार से है, व्हेन वन स्लिट ऑफ Young's experiment is covered with a transparent sheet of thickness 4.8 millimeter. The central fringe shifts to a position originally occupied by 30th bride fringe what
should be the thickness of the sheet if the central fringe has to shift to position occupied by 20th bright fringe. क्लियर है भाई? तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। आप ध्यान से देखें, फिर हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वह बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। मैंने क्वेश्चन गलती से इरेज कर दिया, ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लेंगे पॉज करके पहले। अब इसमें सॉल्यूशन में क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार से था। मान लीजिए आपके पास इस तरह का सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये सेंट्रल ब्राइट बनती नॉर्मली यहां पर है, और ये आपका पॉइंट पी है, लेट इट इज वाई। जो वाई है आपका, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंज। क्लियर है? तो इस केस में अगर हम बात करते हैं 30th ब्राइट फ्रिंज की, तो y30 आपका आ जाएगा 30 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ब्राइट का मतलब मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होती है आपको पता है। एंड 20th ब्राइट फ्रिंज की बात की जाए तो y20 आपका आ जाएगा 20 कैपिटल डी स्मॉल लैम्डा, सॉरी 20 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये पोजीशन है आपकी 30th और 20th ब्राइट फ्रिंजेस की। तो आपने क्या किया, एक स्लिट के सामने यहां पर एक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी, जिसकी वजह से आपका पूरा फ्रिंज पैटर्न खिसक गया, और जहां पर आपकी y30 थी वहां पर जाकर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनने लगी। नॉर्मली सेंट्रल ब्राइट सेंटर पे बनती है, अभी सेंट्रल ब्राइट जो है वो कहां पर बन रही है, जहां पर पहले y30 थी, जहां पर पहले y30 थी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये y30 है। तो पोजीशन ऑफ y30 थी, यानी 30th ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन थी वहां पर अब सेंट्रल ब्राइट बनती है, और इसकी थिकनेस दे रखी है, अभी दे रखी है 4.8 mm, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं गिवन था तो हमने म्यू कंसीडर कर लिया। तो इस केस में जो फ्रिंज शिफ्ट होगी डेल्टा एस, फ्रिंज शिफ्ट क्या हो जाएगी, y30 इक्वल क्यों, सेंट्रल ब्राइट पहले यहां पर थी, अब कहां पर है, यहां पर इतनी शिफ्टिंग हो गई, उसका मतलब वो ऊपर चली गई, इतना शिफ्ट हो गई है। जो डेल्टा एस आएगा आपका y30 जो है वो डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, शिफ्टिंग के बराबर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, शिफ्टिंग का फॉर्मूला हम पीछे डिराइव कर चुके हैं कल। डी बाई स्मॉल डी कैपिटल, सॉरी स्मॉल टी मल्टीप्लाई म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू y30 आ जाएगा 30 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इक्वेशन नंबर इसे कर लेते हैं फर्स्ट। क्लियर है? दोबारा हमने क्या किया, दोबारा हमने इसी स्लिट के रास्ते में एक और ग्लास स्लैब को रखा जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस थिकनेस जो है आपकी वो कुछ और है, उसको टी डैश कंसीडर कर लो आप। ठीक है, ये कैपिटल डी है, इन दोनों स्लिट्स की बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, वो सभी के लिए वही है, वो हमने चेंज नहीं किए। ठीक है,
इस तरह से। तो यहां पर जो शिफ्टिंग हुई है, सेंट्रल ब्राइट यहां पर बन रही है, अभी सेंट्रल ब्राइट इस जगह पे बन रही है, यहां पर जो शिफ्टिंग हुई है वो 20th ब्राइट फ्रिंज के इक्वल हुई है। तो उस केस में यहां पर क्या आंसर आएगा, जो शिफ्टिंग है डेल्टा एस वो वाई 20 के इक्वल आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, दो इक्वेशन आपके सामने बन गई है, अब इनकी जरूरत नहीं, इनको मैं इरेज कर देता हूं, ये तो पहले थी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा टी डैश डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 2/3। सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो टी डैश जो आएगी नई मल्टीप्लाई टी, टी आपका था 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीमीटर। 4.8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1.6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1.6 मल्टीप्लाई टू करूंगा 3.2, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ये सीधे मिलीमीटर में भी कर सकते थे आप, 4.8 मिलीमीटर थी ना पहले थिकनेस, ये थिकनेस थी और टी वो कितनी थी 4.8 मिलीमीटर। तो ये आ गया 3.2 10⁻³ मीटर मींस 3.2 मिलीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। जो नई थिकनेस है वो कितनी है, 3.2 मिलीमीटर है आपकी नई थिकनेस जो मैंने निकाली है अभी। तो भाई इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व बहुत इजीली। चलिए तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो भाई बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें क्या है, S1 S2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल डी होती है, ये कैपिटल डी है, ठीक है। यहां पर आपके पास एक सोर्स है S, ये जो डिस्टेंस है D डैश है, सोर्स की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर लाइन इट इज गिवन बाय D डैश। क्लियर है भाई, तो सारी वैल्यूज मैं आपको बताता हूं। यहां से जो डिस्टेंस है इसकी सोर्स की फ्रॉम इसको मान लीजिए D डैश। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैं आपको बता दूं, फिर आपको क्या निकालना है वो देखिए। स्मॉल d जो है क्वेश्चन में वो गिवन है आपको 10 मिलीमीटर, कैपिटल D इज गिवन बाय 1 मीटर, D डैश इज गिवन बाय also 1 meter and small d dash is given by 1 millimeter। क्लियर है। लाइट रेस आपकी इस तरह से आती हैं, टकराती हैं दोनों, यहां पर आकर मिलती हैं, और जो y आपको दिया हुआ है इसमें it is y and y is given by 5 मिलीमीटर। जो y है आपका वो कितना है भाई 5 मिलीमीटर है। देखिए आपका फिगर आपके सामने है सारा।
तो ये पॉइंट P है जहां पर आपके पास कोई फ्रिंज बन रही, तो आपको क्या करना है, फाइंड द नेचर एंड ऑर्डर ऑफ द इंटरफियरेंस एट पॉइंट P। पॉइंट P पर क्या बन रहा है आपको ये बताना है। नंबर सेकेंड, ये पॉइंट आपका O है, फाइंड द नेचर एंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट O। यानी O और P पर कौन सी मैक्सिमा है, कौन सी मिनिमा है, या मैक्सिमम मिनिमा जो कुछ भी नहीं है तो क्या बन रहा है वहां पर, उनके बीच का अगर कुछ बन रहा है तो वो क्या चीज बन रही है आपको ये बताना है। सारी डिस्टेंसेस आपके पास दे रखी हैं ऑलरेडी, तो इस पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस है उसको रख के हम सॉल्व करेंगे और पता करेंगे क्या हमारा बन रहा है। इसमें एक और चीज गिवन है, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है 500 नैनोमीटर। जो लाइट हम यूज कर रहे हैं इस लाइट की वेवलेंथ क्या है भाई, 500 नैनोमीटर। क्लियर है? तो इस केस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है, क्या फॉर्मूला आता है, तो आप ध्यान से देखें और समझें। देखते हैं भाई सॉल्यूशन क्या होने वाला है इसका। अच्छा, इस केस में जो पाथ डिफरेंस आता है वो हमें पता है कितना आएगा। देखिए इधर से अगर हम देखें पाथ डिफरेंस, तो इन सिंबल्स को मिटा देता हूं, आपके पास लिखे हुए सारे सिंबल्स क्या क्या हैं। यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से। इसका नाम m रख लेते हैं और इसका नाम n रख लेते हैं। क्लियर है? तो डेल्टा x आपका आता है लगभग S1n प्लस S2m के इक्वल। S1n और S2n लगभग किसके इक्वल आएंगे वो भी आप देखो, इनको भी जरा ध्यान से समझेंगे यहां पर। ये तो बताया था मैंने, जो आपका S1n है, यानी सॉरी S2n है, S1n नहीं है, S2n लिखना है, गलती से मैंने S1n लिख दिया है। S2n कर लो इसको। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अंतर है, क्यों? इसके बाद का दोनों का पाथ सेम होगा और इसके पहले दोनों का पाथ अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल डी आप जो डी डैश है 1 मीटर है और ये स्मॉल डी डैश आपका 1 मिलीमीटर बहुत स्मॉल है। ये आपका 10 मिलीमीटर है और ये आपका 1 मीटर है, तो कैपिटल डी है वो स्मॉल डी से काफी बड़ी है। इधर वाली डिस्टेंस और इधर वाली डिस्टेंस दोनों ही स्मॉल डी से बहुत बड़ी होती है, तो उस केस में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद का पाथ और सेम आ जाएगा। ये पाथ डिफरेंस इधर आएगा और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर का पाथ सेम हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा। ये दोनों राइट रेस बहुत ज्यादा बड़ी है, इससे ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम चलेंगी, इतना डिफरेंस आएगा। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। जो S2n अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका d डैश, इसको तो y मान रखा है, तो इधर का जो डिफरेंस आता है वो आता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ऐसे ही आ जाएगा आपका d डैश स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसको आप y डैश मान सकते हो, जो डिस्टेंस लिखी हुई है, जो मैंने d डैश लिख दी है। चलिए d डैश लिखा है तो d डैश लिख देते हैं, छोड़िए। तो ये आपका आता है लगभग d डैश इंटू d अपॉन कैपिटल D के इक्वल। और S2m अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है S2p माइनस S1p के, जो कि ज्योमेट्रिकली हम प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के इक्वल। तो पॉइंट P पर जो चीज बन रही है उसको देखते हैं क्या बन रहा है वो। तो पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P है, तो P पर जो पाथ डिफरेंस आपका है वो है डेल्टा x इज इक्वल टू, मैंने बता दिया S2n की वैल्यू हो गई d डैश स्मॉल d अपॉन कैपिटल D प्लस y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। d डैश आपका 1 मिलीमीटर है, d आपका 10 मिलीमीटर है। सारी वैल्यूज देखिए, आप देख लो यहां से।
कैपिटल डी 1 है, स्मॉल y आपका 5 मिलीमीटर है, स्मॉल डी 10 मिलीमीटर है, और कैपिटल डी 1 हो जाएगा। इट इज डेल्टा एक्स, और जो आपके पास ये आएगा ये कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -6। भाई जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है y स्मॉल डी, सॉरी एस टर्म जो आता है वो होता है y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सिमिलरली ये जो आएगा वो हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस। ये तो 1 मीटर था, ये भी 1 मीटर था, सारी चीजें मैंने लिखी थी इसमें। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -6। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम है, d अपॉन डी यहाँ भी, d अपॉन डी यहाँ भी, तो y प्लस डी। 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -6 हो गया आपका डेल्टा x। ठीक है, लेट at point P there is maxima of nth order। देखिए अगर यहाँ पर मैक्सिमा होगी तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीजर आएगा यहाँ पर, तो डेल्टा x आपका उस केस में n लैम्डा के इक्वल आएगा। डेल्टा x अगर n लैम्डा आएगा तो अब देख लो डेल्टा x कितना रखा है यहाँ पे, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू लैम्डा। लैम्डा कितना है आपका 500 नैनोमीटर। तो अगर हम यहां से देखें तो ये आपके पास जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -6, 60 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर -6। ठीक है, -6 से -6 आंसर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 600 अपॉन 5, ये आ जाएगा आपके पास 120। तो जो ऑर्डर है, क्योंकि n पूरा पूरा इंटीजर आ गया 120, इसका मतलब मैक्सिमा ही बन रही है। अगर ये कुछ और आता तो हम यहाँ पे फिर मिनिमा चेक करते। अरे हमने सीधे डेल्टा x इक्वल टू n लैम्डा पुट किया, अगर n की वैल्यू सीधे सीधे पूरी आ गई, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमा ही बन रही है। अगर ये कटता नहीं 120 अपॉन, मान लीजिए कुछ ऐसा होता फ्रैक्शन में आता है, कुछ और डेसिमल में आता, तो उस केस में हम यहाँ पर मिनिमा बना के देखते। अभी सीधे ही आंसर आ गया, मैक्सिमा ही बन रही है। तो 120th ऑर्डर की मैक्सिमा यहाँ पर बनेगी, 120th ऑर्डर की आपकी मैक्सिमा यहाँ पर बनेगी। अरे क्लियर है? सिमिलरली हम पॉइंट ओ पर चेक कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं सभी पे थोड़ा थोड़ा, तो आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जितने भी मैंने वाईडीआईसी केस आपको बताए थे। सिमिलरली नंबर सेकेंड केस जो है वो है पाथ डिफरेंस एट पी, सॉरी ओ। तो ओ पर अगर हम ध्यान से देखें, देखिए भाई पाथ डिफरेंस अगर आपको ओ पर निकालना है तो इसको तो आप भूल जाइए। लाइट के लिए सीधे यहां मिलने दीजिए, इधर से तो कोई पाथ डिफरेंस है नहीं। अब जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, वो सीधे आएगा s to n। इधर से तो पाथ डिफरेंस है ही नहीं, दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करेंगी। इधर से पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा सिर्फ, और जो s to n आएगा वो लगभग किसके इक्वल आ जाएगा, ss2 माइनस ss1। क्लियर? इधर तो पाथ डिफरेंस है ही नहीं ना, जीरो। इधर का पाथ डिफरेंस था ही, पहले हम कर चुके हैं। तो ये पाथ डिफरेंस आपका आता है d डैश कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के इक्वल। d डैश आपका 1 मिलीमीटर था, सॉरी ये होता है फॉर्मूला 1 मीटर, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -6 डेल्टा एक्स आपके पास आ गया। अरे क्लियर है भाई? डेल्टा एक्स आ गया, तो अब देखते हैं यहां पर लेट nth ऑर्डर मैक्सिमा यहां पर बन रही है। आपकी nth ऑर्डर की मैक्सिमा बन रही है, आप ये मान लीजिए। क्लियर है भाई? तो n लैम्डा आपका हो जाएगा
डेल्टा एक्स के इक्वल, और डेल्टा एक्स आपको दे रखा है 10 रेज द पावर 10 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -6 n मल्टीप्लाई लैम्डा आपका 500 नैनोमीटर था। नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 10 की पावर -9 आ जाएगा, इक्वल कर लेंगे। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा 20, है ना। 10 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -6 500 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर -9, तो ये आपके पास आ गया 20, यानी 20th ऑर्डर की मैक्सिमा आपकी ऊपर बन रही है, 120th ऑर्डर की मैक्सिमा आपकी पी पर बन रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिया। क्लियर है भाई? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीधे फॉर्मूला बेस्ड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो कुछ इस प्रकार से है। आपके पास स्लिट्स हैं दो, ये हो गया आपके पास स्क्रीन, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी, जो कि हर बार हम ऐसे ही मानते हैं। ये सेंटर लाइन है, और इस सेंटर लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपके पास लाइट रेस इंसिडेंट होती हैं S1 S2 के। ठीक है, इस तरह से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आई लाइट की रेस। क्लियर है भाई? और ये किसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जो हो गया आपका Y, पॉइंट हो गया आपके पास P। क्लियर है भाई? अब सारी जो वैल्यूज है मैं आपको एक बार लिख दूं। D दे रखा है आपको 1 मिलीमीटर, कैपिटल D दे रखा है सीधे 1 मीटर, लैम्डा जो है वो आपको दे रखा है 500 नैनोमीटर। क्लियर है? और जो एंगल है वो 30 डिग्री का है ही लाइट के रेस का, इस तरह से लाइट के रेस जाकर मिले। तो इफ पॉइंट P इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। जो y है उसकी वैल्यू आपको पता करनी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर है भाई? ये सारी वैल्यूज आपको दे दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे ये भी आप ध्यान से देखो। क्लियर है? चलिए तो इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये तो डी था ये। जैसा हम जानते हैं हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तुरंत इस जगह पे, ऐसा। अब की बार थोड़ा उल्टा रहेगा परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर इस तरह से है। क्लियर है भाई? ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो एक तो पार्ट डिफरेंस आपका इधर से आ ही गया। क्लियर है भाई? और एक हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर इस तरफ, ये आ गया इधर से, जो हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। इसका नाम रख लेते हैं n और इसका नाम रख लेते हैं m। इधर से आप देखो, इधर से पार्ट डिफरेंस है वो इस रे का ज्यादा है, और इधर से देखने पर पार्ट डिफरेंस इस रे का ज्यादा है। तो नेट पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन रेज मान लेते हैं। ठीक है,
भाई इधर से इस रेखा ज्यादा है और इधर से इस रेखा ज्यादा है, ये तो कहानी बन रही है। इतना ज्यादा है इस रेखा और इधर से देखें तो इतना ज्यादा है इस रेखा। तो इन दोनों के ऑप्टिकल पाथ हमें दिख रहे हैं इस तरफ और इस तरफ, जो डिफरेंस दिख रहा है एक का इधर ज्यादा और एक का इधर, इनको माइनस करना पड़ेगा आपस में, इस बार प्लस नहीं कर सकते हम करेंगे S1n, इसका और इसके बीच का पार्ट डिफरेंस है और ये रेख ज्यादा चल रही है, इधर ये रेख कम चल रही है, ये वाली रेख ज्यादा चल रही है, तो माइनस कर देंगे S2m कर देंगे। ये नेट पार्ट डिफरेंस हो गया इनके बीच का। अच्छा S1n कितना आएगा, ये आपका D है, ट्रायंगल देखो आप, S1 S2 ये स्मॉल d है और ये आपका n पॉइंट है। तो S1n देखा जाए और एंगल कहां बन रहा है 30, अगर यहां 30 बनता है इस जगह पे तो आपका यहां भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां भी आपका एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का ही बनेगा। तो यहां पर आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल 30 है तो ये भी लगभग कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों, ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइंस के बीच 30 बन रहा है तो उनके परपेंडिकुलर्स भी आपस में 30 बनाएंगे। S1n तो आगे d sin 30। अगर हम S2m की बात करें तो वो S2p माइनस S1p के इक्वल आएगा लगभग। sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये हम जानते हैं y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D के इक्वल आता है, पीछे प्रूफ कर चुके हैं हम कई बार। डेल्टा x जो है आपका फॉर फर्स्ट मिनिमा, डेल्टा x हो जाएगा आपका λ/2। डेल्टा x की वैल्यू अगर हम λ/2 यहां पर पुट कर दें तो λ/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d/2 माइनस y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। वैल्यू पुट कर लेते हैं सभी की, तो 500 नैनोमीटर बाई 2, ये आ गया 1 मिलीमीटर बाई 2। क्लियर है भाई। y कितना आ जाएगा, y जो है आपके पास आ जाएगा, निकालना है सॉरी, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 एंड कैपिटल D इज 1। कैपिटल D क्या है भाई आपके पास 1 है। क्लियर हो गई बात। तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं पूरे फिगर को, इसको इस तरफ कर लेते हैं ट्रांसफर, ये y मल्टीप्लाई, अच्छा 10 रेज़ टू पावर -3 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं पहले बोथ साइड, यहां से भी कॉमन ले, यहां से भी कॉमन ले, यहां से भी कॉमन ले, ये आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 2। इधर आपके पास आ जाएगा 1/2 सीधे। क्लियर है भाई, 1/2 सीधे आ जाएगा डायरेक्ट। इधर क्या आ जाएगा y, तो यहां से आपका y आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे वो अपना आंसर हो जाएगा। वन बाई टू माइनस 250 10 रेज़ टू पावर -6। क्लियर है। ये आ जाएगा आपके पास 1/2 0.5 माइनस 0.00025। जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा इन मीटर। तो 0.5 ही बचेगा लास्ट में और 9 to 7 हो जाएगा, 9 9 और 4, ये आ गया मीटर में आंसर। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली आपका y, इतनी डिस्टेंस पर आपका
बनेगी फर्स्ट मिनिमा। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन भी हो गया, YDSE पर ही था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इसी का, YDSE का। 2-3 टॉपिक पे हमने कवर कर लिया, अलग अलग केसेस ले लिए YDSE के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कुछ इस प्रकार से है आपका। ये 2 स्लिट्स है आपके पास, सामने स्क्रीन है, लाइट की रेज जो है वो यहां पर आकर इस तरह से मिलती है दोनों। यहां पर एक ग्लास स्लैब रखी हुई है थिकनेस T की, यहां पर भी एक ग्लास स्लैब रखी हुई है सेम थिकनेस T की, पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है। μ1 दे रखा है आपको 1.4 दे रखा है, और ये दे रखा है 1.7। लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये स्मॉल d है एंड इट इज कैपिटल D। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। और यहां पर जो है एक पॉइंट P हमने मान लिया है जिस पर दोनों रेज मिल रही हैं। यह आपका पॉइंट P है। इस पॉइंट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे यहां पर आपकी बन रही है 4th मैक्सिमा, यहां पर आपकी बन रही है 5th मिनिमा। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो देख लें आप क्या है क्वेश्चन यहां पे। इफ intensity at point P is 3/4 of intensity of any maxima, then find thickness of both glass slabs। दोनों ग्लास स्लैब की थिकनेस बराबर ही ले रखी है हमें, तो वही हमें फाइंड करना है। क्लियर है भाई? यहां पर जो इंटेंसिटी बताई, देखिए पॉइंट P पर ना तो मैक्सिमा बन रहा है ना मिनिमा बन रहा है। ये 4th मैक्सिमा या 5th मिनिमा, यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी वो इनके बीच में कुछ आएगी। अब जो इंटेंसिटी एट पॉइंट P है वो दे रखी है 3/4 ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनी मैक्सिमा। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन पर अगर हम देखें पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी है, अब यहां से इंटेंसिटी मान लेते हैं I0 निकल रही है, तो यहां से भी I0 निकलेगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, दोनों से सेम निकलेगी। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास I0 प्लस I0 प्लस 2 इंटू रूट I0, फिर मल्टीप्लाई रूट I0। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 5 मान लिया मैंने। अच्छा, यहां पर जो I है वो मैक्सिमा की 3/4 है। इधर हो गया आपके पास 2I0, ये भी हो गया 2I0, ये हो गया आपके पास cos 5। क्लियर है भाई? अच्छा, 3/4 I max जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। I max होता है 4I0 के इक्वल, क्योंकि I max कब मिलता है जब cos 5 की वैल्यू +1 होती है। तो I max का फॉर्मूला था √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो ये भी √I0 + √I0 2√I0 का होल स्क्वायर करेंगे 4I0 आ जाएगा आपके पास। तो I max की वैल्यू होती है 4I0। अगर यहां पर हम पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3I0 = 2I0 + 2I0 cos 5। क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा। I0 = 2I0 cos 5। यहां से आपके पास जो है cos 5 आ गया 1/2 के इक्वल।
तो यहां से आपके पास जो फाई आ जाएंगे, एंगल्स जो आएंगे फाई के, है ना, फाई कितना आ जाएगा, जो एंगल पॉसिबल है 1/2 कब कब होती है, वैल्यू इसमें 60 डिग्री पर होती है ना, तो π/3 ये आपके पास हो जाएगी π/3, या फिर 2π + π/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7π/3, या फिर 4π/+3 करेंगे, 3 4 12, 13π/3 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे कहानी बढ़ती चलेगी। सेवनटीन π/3 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे और बढ़ सकती है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहां से डेल्टा फाई आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई 2π/λ, है ना। इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं किससे, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई 2π/λ से। तो यहां पर क्या आ सकता है, और इस तरह से आगे है ये, और डेल्टा लगा देना, तो π/3, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं सिमिलरली, सिंपली इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 2π + π/3, 2π ± π/3 कॉस है, कॉस में माइनस का जो एंगल आएगा वो भी सेम ही आंसर देता है। 2π नहीं, यहाँ पर 2nπ लिखना है अपने को। ये जो मैंने एंगल्स लिखे हैं इनको हटा के आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे, cos फाई की वैल्यू 1/2 पाई जाएगी 2nπ ± π/3 पर। इसमें n की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, आपका जो एंगल आएगा उस एंगल पर 1/2 ही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको चीज पढ़ाई जाती है। तो अगर हम यहां से देखें डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2π से 2π कैंसिल, π से π कैंसिल, तो यहां से अगर हम देखें तो n ± λ/6 हो जाएगा। 2π को डिवाइड करेंगे इसमें तो n बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो λ/6 हो जाएगा। लैम्डा को यहां मल्टीप्लाई भी करना है तो n लैम्डा भी लिखना है, सॉरी n λ ± λ/6 पार्ट डिफरेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के ऊपर फिफ्थ मिनिमा है, यहां पर आपकी फोर्थ मैक्सिमा है। फोर्थ मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा होना चाहिए, और फिफ्थ मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस है आपका वो होना चाहिए। मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये, तो 5 रखेंगे वैल्यू यहां पर, तो 5 + 10 - 9 λ/2, तो 4 और 4/2, सॉरी 9/2 का मतलब हो गया 4.5 लैम्डा। तो यहां पर जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो 4 लैम्डा और 4.5 लैम्डा के बीच में ही हो सकता है। तो अब देखो इसमें n की वैल्यू क्या पुट करी जाए कि जो आपका 4.5 लैम्डा के आसपास आंसर आ जाए, है कि नहीं। अब n की वैल्यू क्या रखी जाए कि जो डेल्टा एक्स है वो 4 और 4.5 के बीच में आ जाए, तो n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4। n की वैल्यू क्या आ रही है 4, देख लो आप रख के। अगर 3 रखोगे 3 लैम्डा ± λ/6 करने पर इनके बीच में तो आएगा नहीं। 4 लैम्डा करोगे ± λ/6 करोगे, माइनस पे तो कम हो जाएगा लेकिन प्लस वाले पे इनके बीच में आ जाएगा। 5 लैम्डा ± λ/6 करोगे 4.5 से बड़ा हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 ही आनी चाहिए। n की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ऊपर देख के चला पता मुझे ये कि 4 क्यों आएगी, क्योंकि फोर्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा और फोर्थ मैक्सिमा के बीच में है पॉइंट, मतलब इसका जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो 4.5 लैम्डा और 4 लैम्डा के बीच में होना चाहिए। n की वैल्यू 4 रखने पर ही इनके बीच में आएगा, 5 रखने पर 4.5 से बड़ा हो जाएगा, 3 रखने पर 4 से कम हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स आ गया 25 λ/6, इस हिसाब से 25 λ/6, तो n लैम्डा + λ/6 करना है, n लैम्डा - λ/6 कर दोगे अगर आप
तो उस केस में आपका 4 से कम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम ये 25 लैम्डा बाई 6 वाला पाथ डिफरेंस ले लेंगे। ये तो पाथ डिफरेंस आ गया, नॉर्मली पॉइंट पी पर ये होना चाहिए। अब थिकनेस का देखते हैं क्या सिस्टम बैठेगा। अगेन फ्रॉम फिगर पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखो, इसका नाम S1 है, इसका नाम क्या है भाई S2। इसका ज्यादा है तो यहां पर पाथ डिफरेंस ज्यादा रहेगा, तो S2P माइनस टी प्लस μ2 इंटू टी, ये हो गया नेट ऑप्टिकल पाथ इस रे का, माइनस इस रे का ऑप्टिकल पाथ देखा जाए तो S1P माइनस टी तो एयर में है, प्लस μ1 इंटू टी ग्लास में है, नेट पाथ हो गया। तो आपके पास ये, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो S2P माइनस S1P तो एक साथ आपको लिख देने हैं, बाकी यहां से इस तरह से लिखेंगे हम, इन दोनों में से माइनस टी और प्लस टी तो आपस में कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहां पर जो टी कॉमन लेने पर आएगा वो आ जाएगा μ2 माइनस μ1। टी कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा μ2 माइनस μ1। और S2P माइनस S1P ज्योमेट्रिकली क्या है, आपको बराबर दिख रहा होगा, देखिए लाइन बराबर तो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर S2P लगभग बराबर है किसके, S1P के, लगभग के बराबर एग्जैक्टली बीच में मिल रहा है ना, तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस टी इंटू μ2 माइनस μ1 किसके बराबर है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आप निकाल चुके 25 लैम्डा बाई 6, ये बहुत अच्छी बात है। लैम्डा भी आपको पता है 25 लैम्डा बाई 6 इज इक्वल टू आपके पास रहेगा टी इंटू 1.7 माइनस 1.4, तो टी इंटू 0.3 25 इंटू लैम्डा हो गया आपके पास 5400 एंगस्ट्रॉम 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 होता है, डिवाइडेड बाई 6, 3/10 कर लेते हैं इसको, चलिए। तो टी कितना आ जाएगा यहां से, अगर टी को हम ध्यान से देखें 3 18 3 जा 54, 25 मल्टीप्लाई 3 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, ये आ गया आपके पास फाइनली। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो अपने आप सही कर लेना भाई। 6 3 18 3 0 54, ठीक है। 3 0 कम कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 3 75 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 हो जाएगा, टी आपके पास ही आ जाएगा आंसर मीटर में। तो इतना माइक्रोमीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।